नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे मोदी सरकार की ललकार और अब की बार पीओके पार। पीओके यानी कि जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया, अब उसे वापस लेने की तैयारी की जा रही है। कश्मीर पर भारत की नीति बहुत स्पष्ट है। कश्मीर को लेकर सिर्फ एक ही मुद्दा पेंडिंग है और वो है पीओके को वापस लेना। पीएम मोदी ने कहा कि पीओके को अवैध तरीके से कब्जे में रखा गया और इसे लौटाना ही होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान सीधे पीओके को भारत को सौंप दे। इसके लिए किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत आतंकवाद और पीओके पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा संदेश दे दिया है। ये सिर्फ संदेश शब्दों से नहीं है, बल्कि भारत की नई नीति का ऐलान भी है। इधर स्वामी रामभद्राचार्य ने भी सेना प्रमुख से दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। इस दौरान रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को विजयी सेना प्रमुख की उपाधि भी दी है। यानी पीएम मोदी का संदेश ओके है और पीओके बहुत जल्द वापस आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, आप मानते हैं ना? 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। अब की बार पीओके पर आर पार। पीएम मोदी का फायर मोड ऑन है। पीएम मोदी और बीजेपी की नई नीति दुश्मनों को लेकर अब पूरी तरह से बदल गई है। अब नया भारत आतंकवाद के खिलाफ फुल अग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने इसे लेकर सीधा संदेश पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम दोनों को दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के पीओके पर सख्त बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और वो हमारे अपने हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनेगा। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने 75 साल तक बहुत जी लिया, अब उसका अंत करीब है। चित्रकूट में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को औपचारिक रूप से गुरु दीक्षा दी, उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। इसी दौरान रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को शास्त्र नीति भी बताई और कहा कि तुम शस्त्र से लड़ो और मैं शास्त्र से शिक्षा दूंगा। रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। इस पर आर्मी चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि निश्चित रूप से आपको आपकी गुरु दक्षिणा मिलेगी। आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान।
उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर पहला बड़ा कदम रखा, फिर कश्मीर में विकास को बहाल कर दूसरा और चुनाव करवाकर तीसरा कदम पूरा किया। अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण बाकी है, जिसमें POK का दोबारा भारत में मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम सभा महासभा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। उमाशंकर पांडे जी से शुरुआत करें। उमाशंकर पांडे जी, आप कह रहे हैं छिटपुट युद्ध कर रहा है भारत, जयराम रमेश कह रहे हैं उधर आतंकी घूम रहे हैं और विदेश में हमारे सांसद घूम रहे हैं, वहीं भारत POK वाला संकल्प ले रहा है। ये जो बयान है, क्या ये बयान हमारे POK के संकल्प को आघात नहीं करता है? और देखिए, संकल्प क्या है वो तो पूरे देश ने देख लिया। जब भारत की सेनाएं अपनी शौर्य गाथा लिखते हुए, वीरता का परचम लहराते हुए पाकिस्तान के सीने पर वार कर रही थी, जब आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को चौधराहट देकर सीज फायर कर दिया। क्या तब उन्होंने सेना नायकों से पूछा? क्या तब उन्होंने विपक्ष को भरोसे में लिया? क्या ये देश के सैनिकों के साथ और देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ विश्वासघात नहीं था? जो लोग अमेरिका की चौधराहट में ट्रंप के धमकाने पर जो लोग सीज फायर कर देते हैं, आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो POK की तरफ आंख भी उठा के देख सकते हैं? क्या ऐसे लोग POK का संकल्प लेंगे? ये समय था जब पूरा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान के सभी दल जब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे, उनकी हां में हां मिला रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप सेना को आदेश दीजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसे लोगों को आप ये कह रहे हैं कि जयराम रमेश जी की बात उनके POK लेने में दुविधा होगी? POK की जो मौजूदा स्थिति है ना, जो बलूचों का आंदोलन है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, ये शुरुआत आज की नहीं है। ये देश जानता है, देश POK और बलूचिस्तान के बलूचियों का पाकिस्तान के खिलाफ जो रिवेलियंस है, उनकी लड़ाई आज की नहीं है, ये कब से शुरू हुई। आपके दर्शक इसको गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए, कश्मीर के लिए, POK को भारत में मिलाने के लिए क्या क्या किया हुआ है। लेकिन आप ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते जो ट्रंप की एक गुर्राहट पर घुटनों के बल आकर सीज फायर कर देते हैं। आप उनसे POK और पाकिस्तान के बाकी बचे 12 आतंकवादी अड्डों को तबाह करने की कोशिश मत करिए। जो पहलगाम के 4 आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। हमने सीज फायर क्यों किया? कोई सवाल नहीं। शिमला समझौते का उल्लंघन करके पाकिस्तान को चौधराहट क्यों दी गई? कोई सलाह नहीं। सीज फायर की शर्तें क्या थी? कोई सवाल नहीं। तो ये जो देश है वो देख रहा है और उमाशंकर पांडे जी, मैं तो भारतीय सेना की बात पर यकीन करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं या फिर बाकी कौन क्या कह रहा है, मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं। भारतीय सेना ने कहा कि DGMO ने कॉल किया, DGMO लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी गई। तो आप भारतीय सेना पर ट्रस्ट करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रस्ट करते हैं? मैं
भारतीय सेना पर ट्रस्ट करता हूं, यहां सेना का सवाल नहीं है। सीज फायर का निर्णय सेना नहीं करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी सेना को कहते हैं गो अहेड, और प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं सीज फायर। ट्रंप ने पीएम से आधे घंटे पहले कह दिया मैंने करा दिया, बस रात भर हम लोगों ने मेहनत की, और दोनों को धन्यवाद, दोनों ग्रेट, पाकिस्तान भी ग्रेट। ट्रंप की ये लैंग्वेज थी, आपने एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है वो आपने देखा होगा, अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान और भारत को एक पलड़े में तोल दिया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने खंडन तक नहीं किया। अगर उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने तब से कितनी बार फिल्मी डायलॉग बोले हैं, परेश रावल और प्रेम चोपड़ा टाइप के, उनकी नसों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मिस्टर ट्रंप हेलो, तुम्हारे कारण सीज फायर तो नहीं आपके हुआ नेता भी तो कह रहे थे छिटपुट युद्ध हो रहा था। एक बार पीएम बोल देते इस बात को, बात खत्म हो जाती। आज तक नहीं बोल पाए। नहीं, आपके नेता भी तो कह रहे थे। 8 बार ट्रंप ये कह रहा है कि हमने सीज फायर किया, 3 बार हमने ट्रेड की धमकी दी। प्रधानमंत्री जी एक बार भाषण में जिक्र कर देते। आपके नेता भी तो कह रहे थे हमने छिटपुट युद्ध किया। प्रधानमंत्री जी बोलते पूरा देश मान लेता। नहीं, आपके नेता भी तो कह रहे थे छिटपुट युद्ध किया हमने, ये छिटपुट युद्ध था। ये क्या है, जब 21 प्रमुख आतंकवादी अड्डे हैं पाकिस्तान में, हाँ। और हमने 9 तबाह किए, 12 तो फिर भी बच गए ना। ठीक है, मैं रमनीश वाज से इसका जवाब ले रहा हूं। रमनीश वाज जी, ठीक है, उमाशंकर पांडे जी वापस आ रहा हूं। रमनीश वाज जी, विवेक जी, सबसे पहली बात कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया कि मोदी सरकार के रीजन में सेना ने आतंकी संगठन को और आतंकी जो खास करके जो समूह हुआ करता है पाकिस्तान में, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया है। इन्होंने मान लिया ना कि 7-8 जो है आतंकी संगठन जो है वहाँ पे तबाह कर दिए गए। तो कम से कम ये तो मत सवाल अब उठाएंगे कि सेना ने कुछ नहीं किया और मोदी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाती है कि मोदी सरकार के रीजन में ऑपरेशन सिंदूर। अरे आपने कब सवाल नहीं उठाया? आज आपने पुलवामा के समय में आप देखिए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के समय में आपने सवाल उठाया, एयर स्ट्राइक के समय सवाल उठाया, और आज आपने सवाल उठाया। और सवाल उठाने वाले एक गिनती है, चाहे राहुल गांधी की बात करें, सिद्धारमैया की बात करें, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम नेता जो है समय समय पे सवाल उठाते हैं। लेकिन सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बन जाती है। 1947 की बात करें, जनरल करियप्पा को किस तरह से आपने उनको दरकिनार किया और सेना के जवान को, हमारे भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास किया। नहीं, मैं पूछ रहे पीओके क्यों नहीं ले लिया? अब उस पे आते हैं, वही तो है। अब देखिए, वो उस समय भी ये पूरी संभावना बन रही थी पीओके लेने का, लेकिन नेहरू जी कहां चले जाते हैं? यूएन भाग गए संधि करने के लिए, कि डोजियर भेजने के लिए, शांति वार्ता करने के लिए। फिर 1971 में भी वो स्थितियां बनी थी। आप कहने को तो कहते हैं कि शेरनी थी इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी आपने क्या किया था? 93,000 सैनिकों को थाल में सजा करके दे दिया, लेकिन 54 हमारे सैनिक जो हैं उसको भी आप नहीं ले पाए। तो हम कैसे मान लें कि इंदिरा गांधी जी शेरनी थी? फिर उसके बाद आज आप सवाल उठा रहे हैं, 26/11 में हमले में 173 लोग मारे गए। उसके बाद आपने क्या किया? सिर्फ डोजियर भेजा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपने किया कुछ? आपने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन आज मैं बार बार पूछना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर जी आप ही हैं ना कांग्रेस के नेता, जो जाते हैं कहते हैं कि मोदी को हमें हटाना है, और वहां से मदद मांगते हैं पाकिस्तान जैसे देश। आज पाकिस्तान जो IMF के सामने कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में सिंध की हालत क्या है, चाहे बलूचिस्तान जो है किस तरह से गुहार लगा रहा है। उसके बाद पीओके जो कहता है हमें हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है। और आज योगी जी ने खास करके और राजनाथ सिंह जी ने यह आह्वान जो किया है, और मुझे लगता है बहुत जल्द, और जब मोदी सरकार ने जो आह्वान किया उसको लेके रहेंगे। और आज भी मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं बहुत जल्द पीओके, जो नेहरू जी के समय में नहीं हो पाया, इंदिरा गांधी जी के समय में नहीं हो पाया, मनमोहन सिंह जी के समय में नहीं हो पाया, वो आज हो करके रहेगा। और पीओके बहुत जल्द आप देखेंगे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। बलूचिस्तान लड़ रहा है, सिंध लड़ रहा है, टीटीपी लड़ रहा है, केपी में बगावत है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं था कि आप पीओके पर एक अपर हैंड रखें? बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है,
और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, ये स्टॉप नहीं हुआ है। देखिए वो समय हुआ करता था, 26/11 की बात करें, 2008 की बात करें, 2005 की बात करें, 2013 की बात करें, वो तमाम जब आतंकवादी संगठन के द्वारा जब हमला हुआ करता था तो यासीन मलिक जी आइए और उनको माला पहनाया जाता था। और आज नहीं होता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते थे जेएनयू में, और वही आतंकवादी संगठन जो है पाकिस्तान वाले जितने भी, चाहे लश्कर तैयबा की बात करें और चाहे मसूद अजहर की बात करें, को आपने कभी उनके ऊपर एक्शन लेने की बात करी? मनमोहन सिंह की सरकार में कितने आतंकवादी संगठन के ऊपर बैन लगा, कितने आतंकवादियों को आपने मारा, कितने आतंकवादियों को आपने नस्तो नाबूद किए, उनको तो माला पहनाया जाता था। हम लोगों को ये सोनिया गांधी हम लोग भूल नहीं पाए कि किस तरह से आतंकवादी को जब मारा गया तो उसके लिए वो आंसू बहा रही थी। तो ये चीजें देखिए कांग्रेस पार्टी के समय में वापस आऊंगा, समय समय पर फिर से वापस उसी बात हुआ पर करता आऊंगा। था, जो गलतियां हुआ क्या करता था, पीओके लिया जाना चाहिए था? अब की बार पीओके लेने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। अब बाकी पास्ट की जितनी चीजें आप गिना रहे हैं, मैं चलिए मानता हूं वो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आज ये सवाल भी तो बार बार उठाया जा रहा है कि अब आप पीओके पर अपर हैंड ले लेते आप। देखिए विवेक जी, अब वो समय है, और आपने जब देखा कि रक्षा मंत्री पीओके के लिए आह्वान कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, और योगी जी जो सबसे कुशल नेतृत्व के परिचायक माने जाते हैं सीएम के रूप में खास करके, और मोदी जी जो भी उन्होंने जब जब संकल्प लिया है उन संकल्पों के प्रति कृत संकल्प रहे हैं, दृढ़ संकल्प रहा है उनका, और उसको उन्होंने पूरा किया है। ठीक है, अगर संकल्प लिया तो पीओके वापस आएगा। विवेक जी बहुत जल्द मैं देखिए हम सभी मानते हैं ना, 93,000 सैनिकों को वो गलती हुई। ठीक है, अब रिपीट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि 71 में गलती हुई। राहुल लाल जी के बात आ रहा हूं। मुंह से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के समय जो नीतियां थी वो उन्हीं नीतियों की विफलता। उमाशंकर पांडे जी एक सेकंड में आ रहा हूं। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल जी। विवेक जी देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि भैया फेक न्यूज की फैक्ट्री कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कौन फेक न्यूज फैला रहा है इस देश में, वो पूरे दर्शकों के सामने में आ जाती है वो चीजें। अब आप बताइए कि कहा जा रहा है कि नहीं इस बार पीओके जरूर आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि भाई राजनाथ सिंह ने जो है कि संकल्प ले लिया, योगी आदित्यनाथ ने संकल्प ले लिया। अच्छा, इनके संकल्प का महत्व है। माननीय गृह मंत्री अगर अमित शाह संकल्प लेते हैं तो उसका महत्व नहीं है। 2015 में उन्होंने सदन के भीतर अमित शाह जी ने कहा कि हम पीओके लेंगे, 2018 में उन्होंने कहा पीओके लेंगे। तो अगर गृह मंत्री कहे तो हम उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है, अमित शाह जी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। राजनाथ सिंह कहेंगे तब ध्यान देना, और योगी आदित्यनाथ कहेंगे तब ध्यान देना है। तो ये देखिए तर्क की स्थितियां नहीं। आपका सवाल जो है विवेक जी बेहद गंभीर किस्म का सवाल है। सवाल आपका ये है, इस समय तमाम पाकिस्तान की स्थिति हो, जो भी परिस्थितियां थी वो एक ऐसा स्थिति था, और देश अगर हम लोग देखें 7, 8 और 9 और 10 मई जब तक सीज फायर की घोषणा नहीं हुई तब तक हर कोई ये मान कर ही चल रहा था कि अब भारतीय सेना पीओके वापस लेके ही आएगी, क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत शानदार अदम्य साहस का प्रदर्शित किया। लेकिन अचानक से अमेरिका से एक ट्वीट आता है ट्रंप का, वो कहते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, और वो सीज फायर की पुष्टि हो जाती है। भारतीय सेना जरूर ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर ब्रेक लगा है। भारत सरकार भी कह रही है। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं ये चीज कि भाई हमने पूरा अस्थायी युद्ध विराम करवा दिया है। वहां पे व्यापार की धमकी देकर वो वहां पे कोर्ट कचहरी में भी कह रहे हैं। सोचिए कि इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से जो कठोर खंडन होना चाहिए, और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो खंडन आना चाहिए। भाई ट्रंप जी उनके मित्र हैं, अपने मित्र के बातों का जोरदार ढंग से खंडन कीजिए, उनको समझाइए। हमने मोदी जी का वो रूप भी देखा है विवेक जी, जब मोदी जी ने विरोध कर दिया था, ट्रंप ने बयान दिया था जुलाई 2019 में, मोदी जी ने खंडन किया था और व्हाइट हाउस को घुटने टेकने पड़े थे। उन क्षणों पे मुझे काफी गर्व हुआ था उस समय। लेकिन ये क्या कि ट्रंप 8 बार बोले चले जा रहे हैं और भारत दबाव भी ना बना पा रहा है उनके ऊपर। मैं अब तक परेशान हूं। अरे भाई यहाँ तो पीओके लेने की बात हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रंप ने कैसे कह दिया भारत को महान राष्ट्र कहते कहते पाकिस्तान को भी वो महान राष्ट्र कर दिए। ये कौन सी विदेश नीति की डिप्लोमेसी चल रही है? जरा हमें कोई समझा दे इन चीजों को। नहीं, आपसे तो बेहतर ही है ना। आप तो समझौता करते थे भाई, शिमला समझौता, सिंधु जल समझौता, और कई और पता नहीं क्या क्या समझौता, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, उससे तो बढ़िया ही कम से कम 3 बार घर में घुस के मारे तो सही।
पाकिस्तान को अगर पहले से कॉर्नर किया गया होता तो हो सकता था कि वो पहले ही पीओके को सरेंडर कर देता, दे देता आपको पीओके पहले हाथ में लाके, भाई ले लो अपना पीओके। भाई जब 47 में कबायली घुसे तो 49 में यूएन में जाकर इस मामले में मीडिएशन की बात कौन कह रहा था? विवेक जी, किसने संघर्ष विराम किया था? 1949 में संघर्ष विराम क्यों किया गया? विवेक जी, आप इस डिबेट को अतीत में ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए अतीत में भी। अतीत में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त जो है टक्करी नहीं दी है? यहाँ पे इंदिरा गांधी के बारे में कैसी कैसी बातें कही गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को यह पता नहीं, संघर्ष विराम 1949 में क्यों हुआ? पीओके पैदा क्यों हुआ 1949 में? मुझे ये बता दीजिए। पैदा हुआ तो ये बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हैं क्या? 11 साल से है ना इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए। अगर लग रहा है 50 साल पहले भी सरकार रही है ना, 11 साल बड़ा होता है, 50 साल बड़ा होता है। विवेक जी, अगर गलती हुई तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का कलेजा दिखाया होता तो हम मानते कि आपकी बात में दम है, आप कुछ कह रहे हैं तो हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत के प्रतिनिधि है उन्होंने क्या बोला है? इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, मैं फिर से वापस उसी सवाल पर आऊंगा। क्यों संघर्ष विराम किया? पीओके की समस्या को क्यों जन्म दिया? पीओके क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया पीओके? जब भारतीय सेना बढ़ रही थी, बढ़ने देते भाई। लाहौर घुस गए थे, लाहौर पर कब्जा करके रखते, क्यों लाहौर वापस कर दिया? क्यों 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस कर दी? उस 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के बदले आप समझौता कर लेते, आपने शिमला समझौता कर लिया। विवेक जी, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 मई को युद्ध विराम कैसे हो गया? भाई हमें तो ये न्यूज मिल रहा था कि भाई कराची में तो 10 मई को अगर युद्ध विराम हुआ तो 10 मई को युद्ध विराम हुआ तो हमने कोई कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में थोड़ी छोड़ दिया? 1949 में क्यों युद्ध विराम हुआ? क्यों संघर्ष विराम हुआ? बताइए ना। का जवाब लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? बताइए ना, क्यों नहीं लेंगे? 71 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए थे, जो लक्ष्य था पूरा कर लिया गया। क्या दिक्कत? तो उसी समय पीओके वापस ले लेते, उस समय पीओके क्यों छोड़ा फिर आपने? उस समय पीओके वापस लेना लक्ष्य नहीं था, उससे पाकिस्तान का तो ये एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रमनीत जी, एक सेकंड रुक जाइए। अब आप आए सही ट्रैक पर। इस बार भी भारतीय सेना का लक्ष्य पीओके लेना नहीं था, आतंकी अड्डों को तबाह करना था। अब आप जो लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो बात है पॉइंट वाली। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बार बार वो बयान दे रहे थे। अरे भाई, तो ये वाला ऑपरेशन पीओके वाला थोड़ी था, ये कह रहा हूं मैं। आपने कहा ना कि 71 का टारगेट पीओके लेना नहीं था, आपने कहा कि नहीं कहा? अभी मैं आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं, मैं अलग से कोई बात नहीं बोल रहा हूं। विवेक जी, मैं आपकी के बात में एक जवाब जोड़ देता हूं। चलिए पीओके ना लेते, पाकिस्तान के 3 टुकड़े ही कर देते, कम से कम जो 22 आतंकवादियों के पैर स्थल थे वही नष्ट कर देते। 9 तोड़ के आप आ गए। नहीं राहुल लाल जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसी थोड़ी चलेगा। सौरभ दुबे, एक सेकंड, सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद में हाजी नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, क्या पीओके ले लिया जाना चाहिए था? जो बात लगातार कह रहे हैं राहुल लाल जी और पांडे जी भी। देखिए, जनता से नकारे हुए लोग जो है वो कुछ ना कुछ उनकी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। लगातार चैनलों पर एक ही बात को जो है वो उसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए, जो लोग इस देश की आजादी के अंदर भगत सिंह को नहीं बचा पाए फांसी रोकने से, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी नहीं रोक पाए, जो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कारण नहीं बता पाए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण नहीं जान पाए, जो लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो है वो मारी गई उनको नहीं बचा पाए, राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनको नहीं बचा पाए, वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। मैं बताता हूं क्या किया। इस बार जो सबसे अद्भुत था वो ये था कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके उसको नेस्तान नाबूद किया गया। हर बार लड़ाई हुई, हर बार भारत की सेना का पराक्रम हमने देखा। इंदिरा गांधी जी के समय भी देखा, अटल जी के समय देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार बनती है तो सेना को इतना मजबूत किया गया। आज बजट सेना का लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास जो है होने की बात कही जा रही है। अभी 50,000 करोड़ बढ़ने वाला है। वो कहाँ दिखाई दिया? वो हमारे हथियारों में तो दिखाई दिया। आज मात्र 20 मिनट के अंदर जो पाकिस्तान गंदी नियत से भारत के ऊपर रातों रात हमला करना चाह रहा था, ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, उसको हमने 22 मिनट में उड़ा दिया। ये भारत की सेना का पराक्रम इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये टेलीविजन पे बैठे आराम से बहस कर रहे हैं। उड़ा दिया 22 मिनट में, अगर उड़ा दिया तो फिर पीओके पर अपर हैंड ले लेते, कहते हैं सीज फायर करेंगे, पीओके पर बात करो, पहले करते हैं सीज फायर।
हाँ आ रही है, उस पे बात आ रहा हूँ, उस पे मैं भी सेना की बता रहा था जो लोग सवाल उठा रहे थे। रही बात पीओके की, देखिए विवेक भाई, पीओके का समस्या जो पैदा की हुई है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी की हुई है। जब एक मौका, 2 बार मौका आया था हमारे पास पीओके लेने का, जब भारत युद्ध में था। इस बार भारत युद्ध में नहीं था, उस समय भारत युद्ध में था। उस समय हमारे सैनिकों ने इतना मेहनत करके, प्रयत्न करके सेना को अंदर तक घुस करके मारा। 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय। और नेहरू जी जब नीतियां बना रहे थे उस समय सरदार पटेल को जो है वो, अगर उनके पास उनको सौंपी गई होती जिम्मेदारी, अगर नेहरू जी खुद न लिए होते जिम्मेदारी, तो आज पीओके भारत के अंदर होता। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो एक हमने देखा छोटा सा भारत की तरफ से कि 22 मिनट के अंदर जिस प्रकार से हमने प्रहार किया और पाकिस्तान तबाह हो गया, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जो भारत की सेना 22 मिनट पर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, तो पीओके नहीं आ सकता था क्या? हम युद्ध थोड़ी ना कर रहे थे, हम पीओके लेने गए ही नहीं थे। नहीं तो कह तो रहे छुटपुट युद्ध कर रहे थे। नहीं तो छुटपुट युद्ध तो बेवकूफ लोग कह रहे हैं भाई, युद्ध तो अभी गजब कमाल की बात है, हमने क्रिया की प्रतिक्रिया दी। भाई वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी कुछ भी कह रहा है, उनका बयान है ये, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है। देखिए एलओपी होने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप बयान जो है गैर जिम्मेदाराना दे दीजिए। तमाम ऐसे बयान उनके देखे गए हैं छुटपुट, जब उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग सेना के ऊपर प्रहार कर रहे थे, राफेल के ऊपर प्रहार कर रहे थे, ये कहा जा रहा था कि भारत को तो युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के नेता पूछिए ना, ये तो कह रहे थे ना कि भारत को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। आज ये पैरवी कर रहे हैं युद्ध की। भाई सीधी सीधी बात है, सेना का ये ऑपरेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा ये कह दिया था, प्रेस रिलीज जारी करके कि सेना को ये ऑपरेशन सौंपा जाता है, और सेना ने ऑपरेशन किया। सेना को जैसे लगा नहीं तो कांग्रेस पार्टी करे, सीजफायर का फैसला तो सेना का नहीं था, सीजफायर का फैसला तो सरकार ने किया होगा। तो कांग्रेस पार्टी जो देश को गर्त में पहले ही डाल चुकी थी, वो क्या चाहती है कि जब पाकिस्तान वैसे भी माफी मांग रहा है, पैर पे गिड़गिड़ा रहा है, तो उसको शर्तों के साथ हमने छोड़ा। अगर अगली बार कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो हम उसको सीधा युद्ध मानेंगे। उसका सिंधु नदी का पानी हमने रोक दिया, तमाम तरह के समझौते उससे खत्म कर दिए। और क्या चाहिए भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लोग सारी चीजें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई, भ्रष्टाचार इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, लोगों के खाते ये नहीं खुलवा पाए, सिलेंडर नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं बनवा पाए, पाकिस्तान को आंख मिला के बात नहीं कर पाए, अमेरिका के सामने घुटने टेकते रहे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं? वो एक ही प्रवचन तो करते हैं कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं खराब है, भारत का मीडिया तंत्र खराब है, भारत में हिंदू धर्म खराब है, हिंदी भाषा खराब है। क्या राहुल गांधी जी जितनी बार अमेरिका गए हैं उन्होंने ऐसे भाषण नहीं दिए हैं? उन्होंने सिखों के ऊपर आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है? उन्होंने तमिल और हिंदी भाषा के ऊपर आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है? ऐसे लोग जो लोकसभा में मैं इसका पांडे जी से जवाब लूं, लेकिन हाजी नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं उमाशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। हाजी नाजिम खान। हाँ विवेक जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ विवेक जी, देखिए भारत जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद। देखिए भारत की सेना जिंदाबाद, क्योंकि हाजी नाजिम को बड़ा फक्र महसूस होता है जब भारत की सेना के जिंदाबाद के नारे हाजी नाजिम लगाता है। और रही बात ये कि देखिए जिस तरीके से हमारी सेना का शौर्य की बात थी, तो हम लोगों को इतना गर्व था अपनी सेना पे कि हम सेकंडों में पीओके ले लेते हैं। और जो ये बात रमनीश जी और सौरभ दुबे जी कह रहे, ये सिर्फ और सिर्फ 144 करोड़ जो देश की जनता, उनके कहीं ना कहीं आस्था और उनके कहीं ना कहीं भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली बात कर रहे हैं। हम लोग अपनी सेना का सम्मान करते हैं और सेना पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हम तो पीओके की बात करते हैं, हम अखंड भारत के अंदर भी बहुत जल्दी जो ये अखंड भारत था उसमें भी देशों को मिला लेंगे। तो हम लोगों को तो अपनी सेना पर इतना भरोसा है। और रही बात है कि ये बार बार जो कह रहे थे कि ये युद्ध नहीं था, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन था, तो भाई इस तरीके का प्रचार क्यों करा जा रहा था? क्यों मॉक ड्रिल करी जा रही थी कि देश के अंदर युद्ध चालू हो गया? क्यों इस तरीके का भ्रम पैदा करते थे आप लोग? लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना पे विश्वास रखते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे जो सेना कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। पाकिस्तान को नस्ते नाबूद जो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भारत की सेना ही करेगी। हम लोगों ने जब भी सेना की बातें करी, ये लोग अपनी तारीफ करने लगे, क्योंकि इनको तारीफ करना किस तरीके का, क्योंकि ये सेना के सम्मान की तो टीवी चैनल पे आके बात करते हैं, लेकिन टीवी से हटने के बाद किस तरह की
बात करते हैं हमारी बहन की तुलना आतंकवादियों से कर देते। और इनके नेता ये कह देते कि भारत की जो सेना वो मुल्क के वजीर आजम की नतमस्तक है। और अभी एक नया जारी बयान हुआ है, जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें क्या कहा कि देखिए वायुसेना सो रही थी। इस तरीके का बयान सामने जब आता है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमारी भारत की सेना पे, जो हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उनको लेकर इस तरीके का बयान दिया जाता है। ये बात कैसे नहीं, हाजी नाजिम आप ये बात कैसे कर सकते हैं? मॉक ड्रिल का ड्रामा कर रही थी सरकार। देखिए मैंने मॉक ड्रिल का ड्रामा नहीं कहा, मैंने कहा जब मॉक ड्रिल आपने कहा मॉक ड्रिल का ड्रामा अभी। हाँ सुन तो लीजिए, मैंने कहा जब भारत की सरकार बता रही थी, देश की सेना बता रही थी मॉक ड्रिल हो रहा था, हम लोगों को अवेयरनेस करा रही थी, तो हम लोग जानते थे कि देश की सेना। भाई तो अवेयरनेस में क्या बुराई है? अवेयरनेस में क्या बुराई है? क्या और तो दुनिया के कई देशों में मॉक ड्रिल तो सालाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस के अंतर्गत माना जाता है। क्यों नहीं मॉक ड्रिल होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे बताइए। क्या अगर जंग हो जाती, अगर पाकिस्तान जंग में उतर जाता तो फिर हमें मॉक ड्रिल नहीं आना चाहिए था? हमें नहीं पता होना चाहिए था कि अगर मिसाइलें गिरेंगी, बम गिरेंगे तो किस तरह से एक्ट करना चाहिए? हाँ विवेक जी, देखिए मॉक ड्रिल बहुत अच्छा है, हर महीने अवेयरनेस होनी चाहिए, देश की जनता को पता चलना चाहिए। लेकिन मैं सुन लीजिए, मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा पाकिस्तान से अगर जंग हो जाती तो हाजी नाजिम खान अपना सीना लेकर बॉर्डर पर खड़ा होता, पाकिस्तान के अंदर घुसकर। अरे सीना लेके बॉर्डर पर खड़ा होते, गोली लगती, गिर जाते आप। सीना लेकर खड़ा नहीं होना होता है, लड़ना होता है बॉर्डर पे। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा हाजी नाजिम, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे मैटर्स पे। पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में किस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया कि पाकिस्तान जीत गया और पूरी आवाम सड़क पर नाच रही है। हमारे यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अरे कमाल हो गया, अरे ये तो हमने सीज़फायर कर दिया, हमने ये कर दिया। ये तो पाकिस्तान के नैरेटिव को हवा देने वाली बात हुई। क्यों ऐसा काम करते हैं हाजी नाजिम आप? हाँ विवेक भाई, जरा बात आगे हो जाने दीजिए। हाजी नाजिम ने कहा कि बॉर्डर पर हाजी नाजिम खड़ा होगा, हाथ में तिरंगा होगा, इंशाल्लाह लाहौर में तिरंगा फहराने के हाजी नाजिम खान की नियत थी, इंशाल्लाह वो कामयाब होती। लेकिन आपने हाजी नाजिम खान के बात पूरी नहीं होनी दी। खैर छोड़ दीजिए, ये तो देखिए अभी तो पीओके का मसला चल रहा है। पीओके हमारे लिए चंद सेकंड का, हम पीओके तो अपनी, जब हमारी सेना हमें फक्र, जब मर्जी हम पीओके ले लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने, जो भारत का अपना ख्वाब है अखंड भारत का। ये अखंड भारत कब बनेगा? हाजी नाजिम खान तो देश की सरकार की तरफ भाई आप अखंड भारत। मैं एक सवाल पूछूंगा आपका, अखंड भारत का सपना अभी चकनाचूर हो जाएगा। एनआरसी को सपोर्ट, सीए एनआरसी को सपोर्ट करते हैं आप? भारत के संविधान को सपोर्ट करता है। नहीं, अरे तो मैं सीए एनआरसी की बात कर रहा हूं। अखंड भारत के लोग ही तो भारत आ रहे थे। अखंड भारत, एक सेकंड, अखंड भारत के लोग ही तो भारत लाए जाएंगे सीए के तहत, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हाजी नाजिम सपोर्ट करता है कि नहीं करता सीए को? वो भी अखंड भारत का पहला कदम है, मैं आपको बता दूं। हाँ विवेक भाई, अखंड भारत के लोगों को तो लाने की बात आप करते हैं, लेकिन जब अखंड भारत को मिलाने की बात होती है, वो पहला स्टेप है। मैं आपको कह रहा हूं वो पहला कदम है। आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका अखंड भारत का सपना? मैं ये कहता हूं कि मैं तो भारत के संविधान को सपोर्ट करता हूं। ये लीजिए, अखंड भारत का सपना गया, अब पीछे आपका पीछे चला गया। अब आप आ गए संविधान के पर्दे के पीछे, संविधान की आड़ में छिपने के लिए आ गए। अब क्या अखंड भारत संविधान से बड़ा हो जाएगा क्या? अरे मेरे लिए भारत का संविधान है, और संविधान, अरे भाई देश पहले है ना, उस देश के अंदर तो संविधान रहेगा, देश के ऊपर संविधान हो जाएगा। विवेक भाई, भारत अखंड भारत, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, सबको पता है। हाँ तो हम लोग तो मानते हैं देश है तो संविधान है, संविधान है तो धर्म है, मजहब है, सब कुछ है, पंथ है। हाँ विवेक भाई, हम लोग तो इसलिए मैंने कहा था, मैं अभी एक सवाल पूछूंगा आपका, अखंड भारत का सपना धराशायी हो जाएगा। आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, मैं माफी चाहूंगा दर्शकों, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ डिबेट 10 सेकंड के लिए इस तरफ ला रहा हूं कि भाई अफगानिस्तान के जो पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, यही है ना अखंड भारत? और क्या है अखंड भारत? हाँ मैं तो ये कहता हूँ, आप तो पीड़ित व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जो अखंड भारत के, जो अंदर, जो भारत वो पहला स्टेप है। मैं फिर कह रहा हूं पहला स्टेप है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है। देखिए मैं कहता हूं कि हम भारी आतंकियों से तो लड़ सकते हैं,
लेकिन घर के अंदर जो आतंकी है, जो हम नेता मुसलमानों के मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रभाव अलीगढ़ में किस तरीके से मीट व्यापारियों को मारा गया, जिसपे अब लीजिए, अब आपने दूसरा टॉपिक छोड़ दिया, अब आप विक्टिम बन गए। पहले आप अखंड भारत पर आए, फिर संविधान की आड़ में गए, अब आप विक्टिम बन गए कि भाई मुसलमान सताया जा रहा है। कहीं मुसलमान नहीं सताया जा रहा। भाई साहब, इस तरह की बातें मत किया कीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की हार्मनी को चोट पहुंचता है टीवी पर जब आप इस तरह की बातें करते हैं। छिटपुट आपराधिक घटनाएं होती है, उसको अपराध की नजरों से देखिए। आपने अल्पसंख्यक की बात करी, तो अल्पसंख्यक तो भारत के अंदर मुसलमान ही है। मुसलमान जी, सौरभ दुबे और दयाशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी। देखिए विवेक भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपको ये प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? अखंड भारत कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूं मैं, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। देखिए अखंड भारत का प्रश्न आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो पहले ही एक विशेष वर्ग की पार्टी से बैठा हुआ है, मुस्लिम महासभा लिख करके। जो आदमी अपने देश के अंदर ही एक धर्म के लिए बैठा हो, उससे आप अखंडता की बात करना जो है मुझे लगता है वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को मॉक ड्रिल के बारे में नहीं पता, देखिए आपके चैनल पे कितना बड़ा सरेआम झूठ बोला कि यहाँ पर देश के अंदर ये माहौल बना दिया गया कि युद्ध हो गया, भारत से मॉक ड्रिल चल रही है। कब हुआ था ऐसा, बताइए आप। ऐसा तो क्या हमने तो कभी नहीं सुना, ना आपने सुना होगा। ये लोग ऐसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इनको यही नहीं पता कि भारत पहले अखंड भारत होता कहां से शुरू था, खत्म होता कहां पर था, भारत में कौन कौन से पहले जो है जो अभी अलग अलग देश बन गए वो आते थे कि नहीं आते थे। मतलब ना इतिहास पता, ना भूगोल पता, और कह रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ करके कि हम झंडा लेके वहां खड़े रहते। ठीक है, परीक्षा तो क्या विपक्ष देश को पीओके के नाम पर गुमराह कर रहा है? दयाशंकर पांडे जी, मैं समझ गया आपकी बात। सौरभ दुबे जी वापस आ रहा हूं सर, आपकी बात आ गई। माफ कीजिएगा, उमाशंकर पांडे जी, क्या पीओके के नाम पर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है? नहीं, विपक्ष क्यों गुमराह करेगा? मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि ट्रंप ने उनका क्या दबा रखा है जो ट्रंप के सामने झुक जा रहे हैं। ट्रंप कह रहा है हमने ट्रेड वार की धमकी दी और मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। तो देश को गुमराह मोदी जी कर रहे हैं। चाइना के नाम पर भी उन्होंने गुमराह किया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। चाइना को क्लीन चिट दिया और वही चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर रहा था। HQ-9 जैसे तमाम हथियार और मिसाइल चाइना से लाए हुए भारत की छाती पर पाकिस्तान ने फेंके और उस चाइना को प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दिया। IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चलते युद्ध के दौरान $1 करोड़ उन्होंने पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिए और दूसरे को मंजूरी देने जा रहा है। 11 साल प्रधानमंत्री जी 73 देश घूमते रहे, एक भी देश ने आगे बढ़कर भारत का समर्थन नहीं किया युद्ध के दौरान, और ना ही पाकिस्तान को आतंकवादी का। ये कैसी विदेश नीति है? एक भी नेता इनके पास नहीं था जो भारत विदेशों में जाके भारत का पक्ष रख पाए। तो इनको कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तब विपक्ष के नेताओं की जरूरत पड़ी जो जाके कूटनीति को संभाल पाए। और अभी मैं सुन रहा था, ये आपने विश्लेषक बिठा रखा है, इनको इतना नहीं पता है चंद्रशेखर आजाद की ने खुद को गोली मारी अल्फ्रेड पार्क में और मुखबिर इन्हीं के पूर्वज थे। इनको ये नहीं पता है भगत सिंह और तमाम जो क्रांतिकारी थे जिनके खिलाफ कोर्ट की गवाही चल रही थी उसमें इन्हीं के पूर्वजों ने जाके गवाही दी। इनको इतना नहीं पता है कि इनको आधा कनाट प्लेट मिला हुआ है, अंग्रेजों ने दान दी है, इनको रिश्वत दी है, मुखबिरी का इनाम दिया है, सावरकर से लेके ये तमाम लोग। भैया आप IMF के लोन की बात जी, आप विवेक जी, आपके चैनल पर इस व्यक्ति ने हमारे 40 साल से ज्यादा संसदीय इतिहास वाले दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मूर्ख कहा है। ऐसे हरामखोरों को ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। नहीं, ये गाली गलौज नहीं भाई साहब, गाली गलौज नहीं। उमाशंकर पांडे जी, गाली गलौज नहीं। देखिए ये कोई किसी के ड्राइंग रूम में डिबेट थोड़ी हो रही है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज, मैं नहीं अलाउ करूंगा। मैं इस तरह की भाषा नहीं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, देखिए फैक्ट, मैं कहता हूं फैक्ट। मैंने उनको टोका, मैंने उनको उसी समय टोका। आपने सवाल सुना होगा मेरा, मैंने उनको टोका। आप LOP के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा।
इस तरह की भाषा नहीं कर सकते। उमाशंकर पांडे जी, देखिए आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आपकी और आपकी पार्टी की छवि धूमिल होगी। मेरी एक राय है आपके लिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज सुनिए मेरी बात को। आप एक देश की सबसे पुरानी पार्टी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी इस भाषा से पार्टी की छवि धूमिल होगी, मत कीजिए ऐसा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जहां तक आईएमएफ की बात रही, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, जहां तक आईएमएफ की बात रही, पांडे जी होल्ड प्लीज, होल्ड पांडे जी प्लीज, पांडे जी होल्ड। नहीं, ये इस तरह की भाषा नहीं, इंडिया डेली इस तरह की भाषा को ना सपोर्ट करता है और ना ही इस तरह की भाषा का समर्थन करता है। मैं आपको इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूं, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। भाई राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं एक से, आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए आप, प्लीज थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए आप। मैंने उनको उसी समय रोका था, सौरभ दुबे जी को। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सौरभ दुबे जी, शांडिल्य सुन लीजिए। विवेक जी, पहली बात तो भाषा की गरिमा आपके पांडे जी गिरा रहे हैं, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही कहेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में मैंने क्या अपशब्दों का प्रयोग किया, जरा बताइए। मैं हमेशा चैनल पे बैठता हूं और कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर उन्होंने कहा छुटपुट युद्ध हुआ तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये एलओपी की भाषा नहीं हो सकती। एलओपी का काम होता है सेना का मनोबल बढ़ाना, देश का मनोबल बढ़ाना। तो मैंने तो कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जिस तरह से ये मिस्टर पांडे यहाँ पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, अभी मैं बात कह रहा था जब चंद्रशेखर आजाद की, इतिहास गवाह है कि पूरी दोपहर वो नेहरू जी के घर में थे और शाम को वहां पर अल्फ्रेड पार्क गए। तो किसने मुखबिरी की थी? भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे गांधी जी, क्यों नहीं रुकवाई? यही तो मैंने प्रश्न पूछा था इसमें। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में मैंने यही कहा कि भैया वो आपने कहा कि वो छुटपुट युद्ध चल रहा था। अगर कोई भी सेना के ऊपर आप आपत्तिजनक बयान करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, मैं उसको यही कहूंगा कि वो देश के लिए जो है, ठीक है, मैं वापस सेना का मैं वापस पीओके वाले बयान पर आ रहा हूं। शांत कराइए, ठीक है, मैंने टोक दिया। देखिए नहीं, ये मैंने रोका है, मैंने आपके लाइन पर भी आपत्ति जाहिर की थी, मैंने उमाशंकर पांडे जी की लाइन पर भी आपत्ति जाहिर की। राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। हाजी नाजिम खान रुक जाए एक सेकंड। भाई कहा गया कि आईएमएफ ने पैसे कैसे दे दिए? राहुल लाल जी, 1958 से अभी तक 24 बार लोन मिला, अभी तक कैसे पाकिस्तान को पैसे मिलते रहे? कोई आज की तारीख में 2014 के बाद से पैसे मिलने शुरू हुए पाकिस्तान को? पाकिस्तान पर नकेल देवन से क्यों नहीं लगाई गई? 1947 में जब उसने कबायली के वेश में आतंकी हमला कर दिया था घाटी में, तब नहीं समझ में आया था कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है? यहां तक कोई नेहरू जी को विश्वास नहीं था कि जिन्ना ऐसा कर सकता है या फिर इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि पीछे से कबायली लड़ा के घुसा दे। वो इतना भरोसा था जिन्ना पे। और आईएमएफ ने 1958 से लोन देना शुरू किया। 1958 से मोदी सरकार थी क्या राहुल लाल जी? विवेक जी, आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं चलेंगे। ये सरकार ने, मोदी सरकार ने ये घोषणा की कि नहीं की? तब तो मैं भी ये मोदी जी पर सवाल पूछूंगा कि उन्होंने 2014 में अपने शपथ ग्रहण में सार्क के सभी देशों में पाकिस्तान को क्यों बुला लिया था? बेहतर संबंध करने के प्रयास थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस समय कहा था कि भैया आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, रिश्ते बेहतर करने के हर सरकारों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किए। लेकिन जब पाकिस्तान का स्वरूप बदलता चला गया, उसके अनुसार अलग अलग सरकारों ने व्यवहार किया उनके साथ। लेकिन अब इस समय देखिए, दो घटनाओं की चर्चा जरूर होनी चाहिए विवेक जी, तभी सुनी दर्शकों को पता चलेगा कि अगर 2008 के बाद दुनिया की क्या प्रतिक्रिया थी और अभी 2025 के बाद दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। सेना तो वही है, सेना सब कुछ वही है, लेकिन डिप्लोमेसी का लेवल किस स्तर पर हम लोगों का गिरा है, वो चीजें बहुत समझने की जरूरत है। 2008 में जब ताज पे हमला हुआ था, तब अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिल्कुल कठोर शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की थी। दुनिया के तमाम, फ्रांस को दूसरे तमाम देशों ने खुलकर पाकिस्तान की आलोचना की थी। भारत को कहा था, भारत के समर्थन में जो है कि सभी लोग खड़े हुए थे। पाकिस्तान को आतंकवाद की गंगोत्री मान के उसे पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया गया था। आज प्रधानमंत्री भारत में रोड शो कर रहे हैं, अपने संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेज के। अरे प्रधानमंत्री जी, 11 वर्षों में आपने 151 देशों की यात्रा की थी, आपकी जिम्मेवारी बनती थी इस समय कि आप भी विदेश दौरे पे होते और दुनिया भर में पाकिस्तान के विरोध में माहौल बनाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो देश में ही रोड शो करने में से अभी उनको फुर्सत नहीं मिला है। विवेक जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, भाई पहले उस समय की नीति थी, लेकिन उन नीतियों में अंतर्गत अगर ये सरकार अभी वर्तमान में कह रही है कि 2008 में राहुल लाल जी, दुनिया इसलिए साथ खड़ी हुई क्योंकि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर नहीं मारा।
इस बार भी अगर पाकिस्तान को हम घर में घुसकर नहीं मारते तो पूरी दुनिया आतंकवाद की और पाकिस्तान की दोनों की आलोचना करती। आतंकवाद की आलोचना तो हो ही रही है। पाकिस्तान वेस्टर्न वर्ल्ड का लाडला है। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। यह बात आपको नहीं पता है? विवेक जी, ये बात कोई बताने की जरूरत है? पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है अमेरिका का। उस स्ट्रेटेजिक एसेट को तोड़ते हुए आप अपने हिस्से में कैसे लाएंगे? डिप्लोमेसी का काम क्या होता है? तो हमारे विदेश मंत्रालय ये डिप्लोमेसी 14 के बाद पैदा हुई क्या? एक चीज बिल्कुल, ये एक तरह से हमें लगा 14 के बाद भी पैदा नहीं हुई है। फिर जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के रहते हुए तक डिप्लोमेसी बड़ी शानदार ढंग से चल रही। तो मैं 2014 के बाद 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। 2004 से 14 के बीच कितने बार घुसे आप? विवेक जी, आप देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता था। नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटने का क्या मतलब है? मैंने 6 बार पाकिस्तान के भीतर घुस के यूपीए सरकार में भी हमले किए गए थे। 6 बार। ये कौन सा ये आप मुझे 6 का डिटेल बता दीजिए। चलिए विवेक जी, इस समय आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह जी का, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान है कि 6 बार उस समय भी कार्रवाई की गई थी। वो कार्रवाइयां, उसको भारत सरकार हल्ला नहीं मचाती थी, शोरगुल नहीं मचाती थी। अच्छा, ये एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। पुलवामा के बाद तमाम सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन अभी भी क्या हम लोगों को यह पता चला कि 350 किलोग्राम आरडीएक्स पहुंचा कैसे? वो डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में क्या उसकी गतिविधियां रही नहीं रही, उसके बारे में पता चला हम लोगों को आज तक? आप सोच लीजिए कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने तमाम तरह के आरोप लगाए, क्या उसको लेकर कोई उत्तर मिला हम लोगों को? तो देखिए, सरकार के ऊपर जो जरूरी सवाल है वो विपक्ष को खड़ा करना चाहिए, और हमें लग रहा है विपक्ष वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर 10 मई के समय में अगर रमेश्वर जी मैं एक पंक्ति अगर 22 मिनट में इतना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया गया था तो कुछ मिनट और जवाब दिया जाता और सीधे सीधे पीओके पास में ले लिया जाता। लेकिन जब यह चीज कही जाती है कि नहीं, पीओके के लिए वार्ता किया जाएगा, तो वार्ता करके हम लोग पीओके को पाकिस्तान से लेंगे, ये वार्ता का विषय नहीं हो सकता। पीओके को सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ही लिया जा सकता है। विवेक जी, बहुत जल्द। रमेश्वर जी, राहुल जी, आपके सवाल जायज हैं, लेकिन ये जायज तभी होता है जब तमाम जब हम घटनाओं की याद करते हैं, चाहे गलवान की बात करें, चाहे डोकलाम की बात करें, उनके ऊपर भी तो सवाल उठाए जाते हैं ना कि जब डोकलाम में 73 दिन तक हमारा भारतीय सेना जो है चीन के सामने, चाइनीज सेना के सामने जब हम पूरी तरह से तत्परता के साथ जब लड़ रहे थे उसके साथ, उसके बाद आप कहाँ मिलते हैं डोकलाम के समय? राहुल जी, चीनी दूतावास में जाते हैं, वो डिनर करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरी बात आती है, फिर आप गलवान में भी यही चीज़ें आती है सामने। बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और खास करके मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये पहली बार नहीं हुआ। चीन की नेताओं के साथ आज आप बात करते हैं मनमोहन सिंह जी की नीतियों की, तो मैं उसके पोल खोलता हूँ। 2008 में राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने एक सीक्रेट एमओयू साइन किया था चाइनीज नेताओं के साथ। ये सब चीजें क्या थी और उस समय क्या चल रहा था? और दूसरी बात है, भारत चीनी भाई भाई, खास करके नेहरू जी की सरकार में कहते थे ना, हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद क्या किया इन्होंने? 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है चाइना को सौंप दिए। ये कौन सी नीतियों की बात याद करें? चाहे हम नेहरू जी की बात करें, चाहे हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात करें, चाहे इंदिरा जी की बात क्यों ना करें, उन तमाम नेताओं के समय हमने देखा कि किस तरह से चाइना और खास करके पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी रहा, और आप ही के समय में मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया गया था, और मोदी जी की सरकार में आते ही फिनिश्ड नेशन के रूप में आज पाकिस्तान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है किस तरह से संघर्ष कर रहा है, अलग थलग नहीं, वो कह रहे हैं 6 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। 6 बार कहां और कब? नहीं, ये बात तो उदित राज जी ने अपनी सोशल मीडिया पर कही है। उदित राज जी, राहुल जी भी बहुत सारे लोगों के सपने में आते होंगे, उन्होंने सपने में संघर्ष किया होगा, सपने में आपने अलग थलग करने की कोशिश की। आज लेकिन जिस तरह से पीओके देखिए गुहार लगा रहा है कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं, आप देखिए सिंध जो है पाकिस्तान को जलाना चाहता है, तो एक समय ऐसा आएगा पाकिस्तान को आप टंगे हुए देखेंगे एक नक्शे के रूप में। लेकिन आज ये सब चीजें कब होता है? जब मोदी जी की सरकार आती है। आज जिस तरह से नकली नोट का जखीरा मिलता था, करोड़ों नकली नोट जो है भारत में आते थे, वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन होता था।
बैंक में ट्रांजैक्शन होता था उसका। ये सारी चीजें जो है जैसे ही रोक लगा, आज देखिए कि किस तरह से आर्थिक तंगी है पाकिस्तान में, किस तरह से कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, हर एक कंट्री में जाकर के भीख मांगता है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें कब होती है? क्योंकि आज देखिए दूसरी बात है, आज सिंधु जो समझौता हुआ था, आप सिंधु नदी का जैसे ही पानी बंद हुआ, आप देखिए पाकिस्तान किस तरह से पानी के लिए तरस रहा है। तो ये सारी चीजें आज जो है सबसे बड़ी चीज की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस तरह से अलग भाई साहब 6 सर्जिकल स्ट्राइक की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। भटाल सेक्टर में 19 जून 2008, शारदा सेक्टर में अगस्त 30, 2011, सवान पत्रा चेकपोस्ट पर 2013 6 जनवरी, नाजापीर सेक्टर में 27-28 जुलाई 2013, नीलम वैली में 6 अगस्त 2013, नीलम वैली में जनवरी 14, 2014। अच्छा, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्यों दे दिए? बहुत बड़े थे ना दिल वाले, बहुत बड़े थे। वो कह रहे हैं कि भाई हमने सेना के नाम पर कभी भी सेना को सड़क छाप नहीं, हमने वो कह रहे हैं हमने सेना के नाम पर कभी वोट बटोरने की कोशिश नहीं की। जल्दी से इसका जवाब। ठीक है, बिल्कुल मान लिया। सेना के ही अध्यक्ष को आपने सड़क छाप गुंडा कहा था ना। अरे यही कन्हैया कुमार है ना जो कहा करता था कि सेना जो है रेप करते हैं कश्मीर में। ये सारी चीजें आप किस तरह से देखिए, राष्ट्रवादिता का परिचायक यदि कोई हो सकता है, कोई नेता सदी में, कहा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। आज उन्होंने प्रूव करके दिखाया। उसका जवाब क्या है? क्या हमेशा लज्जित करने का बारे में क्या जानकारी है? सुनिए, ये सारे कहां हैं? ये ऑफिशियल पोस्ट है, ये ऑफिशियल पोस्ट है कांग्रेस का। कांग्रेस ने जानकारी रिलीज की है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत कुछ किया करती थी, जैसा कि मैंने कहा गलवान घाटी में जब हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। हाजी नाजिम जी 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए। हाजी नाजिम भाई देखिए, जिस तरीके से अभी 6 बार का जिक्र आया था कि देखिए 6 बार पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारी सेना ने मारा, तो देखिए हाजी नाजिम को कोई शक नहीं है भारतीय सेना पे, मेरी भारत की सेना 6 बार नहीं 10 बार भी अंदर घुस के मारेगी। लेकिन जिस तरीके की बात अभी रमनीश जी कह रहे थे, कहां मारा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरे भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जो बड़ा ही शर्मनाक है। अब इनके भाषा और इनके नेताओं की भाषा में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मेरे देश की जो आर्मी थी, उनको भी इनके लोगों ने क्या कहा था कि आतंकवादियों की बहन है। तो अब इनकी भाषा और उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश की सेना का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर आज आप अपने घर में सुरक्षित है तो देश की सेना की वजह से है। अगर आज आप टीवी चैनल पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं तो ये देश की सेना की वजह से, क्योंकि देश सुरक्षित है, सेना के हाथों में है तो देश सुरक्षित है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके का देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, गलत है। आप हमारे देश की सेना पे उंगली नहीं उठा सकते। हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से देश की सेना को सलूट करता है और देश की सेना के सम्मान में है हाजी नाजिम खान। भारत की सेना जिंदाबाद के एक एक करके सर, एक करके आ रहा हूं। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए विवेक जी, सेना का अपमान तब होता है कि इस ऑपरेशन में शामिल सोफिया कुरैशी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुलेआम अपमानित किया और आज तक उस नेता को, उस मंत्री को हटाया नहीं गया। सेना का अपमान तब होता है जब इनके एक मंत्री कहते हैं कि सेना, सारे लोग सब मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं, और जब मोदी के पोस्टर, पायलट बने हुए मोदी जी के पोस्टर पूरे देश में लगा दिए जाते हैं, तब सेना का अपमान होता है। और तब भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या इनका कोई भी शीर्ष नेतृत्व अपने एक करके बात आने दीजिए, एक एक करके। रही बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी। हाँ, कई बार आपने पीओके का जिक्र किया, आपके दर्शकों को और आपको भी पता होगा, ये जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत अलग हुआ था, और हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को उन्होंने घोषित किया था। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी कि उन्होंने कश्मीर को अपने साथ मिलाया जब कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू एक एक करके। सौरभ दुबे जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क। ठीक है सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी। देखिए, जो लोग अभी राहुल लाल जी बोल रहे थे आरडीएक्स कहां से आया, ऐसे लोगों से यह पूछना चाहिए कि राजीव गांधी के पास मानव बम कहां से आ गया, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो तो नहीं बता पाए आप।
कि इतना बड़े मानव बम वो गले में डाल के कैसे आ गई वहां पर, पहली बात। दूसरी बात, बार बार मैं कहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस प्रकार से उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए, लेकिन वो बार बार उनकी जाति बताते हैं चैनल पे बैठ करके, तो कम से कम ऐसे डॉक्टर उमा शंकर, पता नहीं डॉक्टर कहां से, सेना के ऑपरेशन में किसी भी तरह के बयान से बचा जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये जो पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला, ये मुझे नहीं लगता फिलहाल थमने वाला। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।